हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे अकेडमी। तो आज आपके लिए लाए हम लोग पार्ट 2 इकोनॉमिक्स का। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पे अच्छे से बात कर ली थी, ठीक है। एक्चुअली में पार्ट 5 हमारे हो चुके हैं, नेशनल इनकम से रिलेटेड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ऐसे हमारे फैक्टर, ऐसे बहुत चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, क्या स्टॉक एंड फ्लो, बहुत चीज़ें बता चुका हूँ। और कल जो वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उस पर हम लोगों ने अच्छे से बात की, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं, कैसे होते, सारा कुछ मैंने अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी कहाँ तक होती है और कहाँ तक सीमित होती है, और किसको ही हम केवल इकोनॉमिक टेरिटरी के अंडर हम एज्यूम करेंगे। अगर एज्यूम करना आ गया और हम इस चीज़ को समझ पाए कि हाँ ये इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आता है, इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, तो उसका इनकम को कैलकुलेट करना है कि लेना एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वो चीज़ को हमको अच्छे से समझ पाएंगे तो फिर नेशनल इनकम निकालने में हमें बहुत आसानी होगी। तो पहले समझने की कोशिश करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक। देखो तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, इसमें सिंपल देखो लैंग्वेज में क्या लिखा है, द जियोग्राफिकल टेरिटरी मैनेज बाय अ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंट्री इकोनॉमिक टेरिटरी। फिर दूसरी लाइन क्या लिखा है, पीपल गुड्स एंड कैपिटल में फ्रीली सर्कुलेट इनसाइड दिस जोन। द इकोनॉमिक टेरिटरी encompasses not just land but also national air space, terrestrial water and natural gas and resources is the international water। इसका आइए देखते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, मैं आपको डिटेल में अच्छे समझाता हूँ, ठीक है। चलो देखो, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर बहुत चीजें आती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक टेरिटरी, देखिए इंडियन मैप बनाना नहीं आता मेरे को, तो मैं थोड़ा सा एक बाउंड्री लेता हूं खुद को समझाने के लिए आपको। देखो जैसे मैंने कहा ये एक हमारी एक बाउंड्री लाइन है एक, ठीक है, ठीक है। ये कोई भी एक कंट्री आप नेम दे सकते हो, किसी भी कंट्री का नेम दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि इंडिया ही है, प्रॉपर समझने के लिए बोल रहा हूं मैं खाली, ठीक है। चलो तो इंडियन की ये जो है ना, इसको बोलते हैं, इसको ना हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री। ये हमारी जितनी इंडियन की बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि इसके चारों तरफ मान लो से इधर मान लो पानी है, इधर क्या है, पानी। आप समझते जाना इस चीज को, ठीक है। चलो ये सब क्या है ना, पानी है। तो आप आराम से बोल सकते हो, जैसे आपने कभी देखा होगा, आपका अगर ये आपका घर है और ये सामने वाले का घर है और बीच में से रोड अगर निकल रही है, तो आप आराम से बोल सकते हो कि आपकी ये बाउंड्री है सर, ये वाली बाउंड्री, ये बाउंड्री है आपकी घर की, ये चारों तरफ आपकी बाउंड्रियां हैं। लेकिन आपने अगर अक्सर देखा होगा, अगर आपका ये गेट है, देखो आप ध्यान से, अगर ये आपका गेट है तो आप आराम से यहां तक के हिस्से को अपना आप मान के चलते हो, रोड के आधे हिस्से को अपने तरफ मान के चलते हो और रोड का आधा हिस्सा ये अपने तरफ मान के चलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जहां तक आपकी बाउंड्री है, जहां तक आपकी बाउंड्री है उससे आप बढ़कर अपनी टेरिटरी मान रहे हो। और यहां पर अगर कल कोई भी गलत काम हो जाए या कोई भी हो जाए तो पुलिस पहले आपको आके पूछेगी, भैया आपके घर के सामने हुआ है, आप बताओ, ये आपके अंदर ही तो आता है, ये आपकी दायित्व तो बनता है कि आपके घर के बाहर कौन खड़ा है। तो आप ये मान के चलते हैं कि ये जो टेरिटरी है वो आपके अंदर तक आती है। तो इंडियन टेरिटरी यहां तक ही है बाउंड्री, लेकिन ये पूरा वाटर है, तो पानी में भी कुछ हिस्सा भारत का होता है, पानी में भी कुछ हिस्सा भारत का होता है। हालांकि लैंड को नापने का किलोमीटर होता है और वाटर को नापने का सॉरी, लैंड का नापने का किलोमीटर होता है और वाटर का नापने का नॉटिकल माइल क्या होता है, सही से लिख दे रहा हूं मैं, नॉटिकल माइल, ठीक है। चलो तो पानी का नापने का हो गया। तो आप समझ में आ गया कि लैंड के साथ साथ पानी में भी कुछ एरिया क्या होता है ना, इंडियन गवर्नमेंट का होता है। सी में भी होता है, ओशियन में भी होता है, समुद्र वगैरह जो बोल रहा हूं मैं, तो पानी में भी कुछ एरिया होता है। बस यही बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि द इकोनॉमिक टेरिटरी इनकम्पासेस नॉट जस्ट लैंड बट ऑल्सो नेशनल एयर स्पेस, टेरेस्ट्रियल वाटर। तो वाटर तो समझा दिया मैंने आपको, अब आप टेरेस्ट्रियल समझो, एयर क्या है। अब जैसे मान लो कि मैं अपने घर पे रह रहा हूं, ठीक है, आप अपने घर के ऊपर रह रहे हो, मान लो ये आपका घर है। अब घर के ऊपर से आके या ऊपर आके कोई बंदा अगर कुछ भी कर रहा है तो आप बोल सकते हो ना, मेरे घर के ऊपर तुम क्या कर रहे हो यार, यहाँ से हटो। तो ये नहीं बोल सकता कि भैया मैं हवे में हूँ, तो आप ये कह सकते हो आप मेरे घर के ऊपर हो, हवे में तो हो, लेकिन घर के ऊपर कुछ रेंज तक मेरा अपना इकोनॉमिक टेरिटरी होता है, वहां तक मेरा कंट्रोल होता है कि वहां तक आप नहीं कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम ऐसे खड़े हो तो तुम्हारे सर के ऊपर कोई ऐसे घुमा रहा है, आप इरिटेट नहीं होंगे?
कुछ रेंज तक आपकी होंगे, उसके ऊपर वो कहीं भी जाए आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इंडियन भी कहता है कि भाई ये इंडियन बाउंड्री है, ऐसा थोड़ी ना है कि कल कोई भी कंट्री का बंदा मेरे देश के ऊपर से अपना जहाज लेके जा रहा है तो भी कुछ भी छोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि जमीन के साथ साथ पानी में भी हमारा कुछ एरिया होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, कोई भी कंट्री, सब कंट्री का अपना खुद का एक पानी में, वाटर में अपना एक एरिया होता है। तभी तो आपने देखा होगा ना कि समुद्री इलाके जैसे मुंबई में हो गया, गुजरात में हो गया, सीपी वगैरह जो डॉक यार्ड पे खड़े होते हैं वो कुछ एरिया पानी में करते हैं। आप गोवा वगैरह बीच पे घूमने गए होगे तो पानी में कुछ दूर तक आप घूम लेते हो, ऐसा थोड़ी ना कि पानी में कदम रखते बोले भैया विदेश पहुंच गए, ऐसा तो नहीं है। तो बाउंड्री तो यहीं तक है, हमारी जमीन तो यहीं तक है, लैंड, कुछ दूर पानी तक भी अपना कंट्रोल होता है, ताकि कल कोई अदर कंट्री का पर्सन अपना जहाज लेकर यहां तक आके ये ना बोले कि भैया मैं इंडियन में नहीं हूं, मैं तो पानी के अंदर हूं, तब तो कोई कुछ भी करके जा सकता है। इसलिए पानी के अंदर भी अपना कुछ कंट्रोल होता है, अपना कुछ इकोनॉमिक टेरिटरी होता है। वैसे ही हवा में भी, एयर में भी अपना खुद का एक क्या होता है ना, एक इकोनॉमिक टेरिटरी होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जमीन हो, कुछ पानी में भी हिस्से होंगे अपने, और कुछ हवा के कुछ दूरी तक भी अपना ही कंट्रोल होगा, उस कंट्रोल के अंदर कोई नहीं आ सकता, उसको इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। कल इंडिया के ऊपर से कुछ रेंज के नीचे से, बहुत ऊपर से जाए तो ठीक है, एकदम नीचे से अगर भारत के जाता है तो बोलेगा हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में आप नहीं आ सकते, आपको आना है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई यहां पे कि लैंड के साथ साथ नेशनल एयर स्पेस में भी होता है और टेरेस्ट्रियल वाटर में भी होता है। नेचुरल ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज इन द इंटरनेशनल वाटर। अब इंटरनेशनल वाटर क्या होता है आप समझिएगा इस चीज को। पहली बात इंटरनेशनल आप समझिएगा, मैंने पहले ही बोला ये लैंड है, लैंड के चारों तरफ अगर ये पानी है, मैंने पानी मान लिया तो ये भी अपने कंट्रोल में है। लैंड से ऊपर कुछ एयर स्पेस है, हवा में कुछ दूर तक, वहां भी अपना कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे निकलने वाले नेचुरल जितने भी होंगे, नेचुरल गैस वगैरह जो भी होंगे, वो सब इंडियन इकोनॉमिक के टेरिटरी के अंदर आएंगे। तो ये इकोनॉमिक के अंदर ही आएंगे, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ही माने जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएंगे, बात आपको समझ में आ गई। फिर देखते हैं इस चीज को, देखो तो पूरा समझ में आ गया आपको। फिर बोला पीपल, गुड्स एंड कैपिटल में फ्रीली सर्कुलेट इनसाइड दिस जोन। और ये कह रहा है कि इसके अंदर आने वाले जितने भी गुड्स होंगे, इसके अंदर आने वाले जितने भी गुड्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, जो लोग यहाँ रह रहे होंगे इसके अंदर, या यहाँ तक में कोई भी रह रहा होगा, या भाई कोई भी गुड्स इसके अंदर बनाया जाए, आर्टिफिशियली नेचुरली जिस प्रकार का पाया जाए, तो वो एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगा। जिसके टेरिटरी के अंदर आएगा उसी का इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा। तो चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे जो हो। एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, अगर ये आपका घर है, कल यहाँ अगर कुछ मिलता है तो किसी और का है कि आपका है, तो आप बोलोगे यार ये मेरे टेरिटरी के अंदर मिला है, ये मेरे टेरिटरी के अंदर मिला है, तो जाहिर बात ये मेरा ही कहलाएगा। अगर इंडिया के अंदर कहीं भी निकलेगा तो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही तो चला जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाएगा। तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हो कि मेरे टेरिटरी के अंदर अगर कुछ भी हो, चाहे गुड्स हो, चाहे पीपल हो, चाहे जो हो, वो मेरे टेरिटरी का ही बंदा कहलाएगा। मेरे टेरिटरी के अंदर ही, मेरे बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री लाइन के अंदर अगर मिलता है तो मेरे ही इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगा, कहीं और नहीं आएगा। अगर इंडियन है तो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा, अमेरिकन इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। ये इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो, तो आपको जियोग्राफिकल समझा दिया मैंने कि कहां से कहां तक अपना रेंज होता है। गुड्स और पीपल अगर उसके अंदर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक उस इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर माने जाएंगे। और केवल जमीन तक ही नहीं, हवा और पानी में भी होता है अपना कुछ का एरिया। इसी तरह हर गवर्नमेंट का अपना खुद का एक कंट्रोल होता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, समझिएगा। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या है? टेरेस्ट्रियल सीज एंड एयर स्पेस आर द एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अच्छा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो समझ ही रहे होंगे, गवर्नमेंट का कंट्रोल जहां पे होता है। तो टेरेस्ट्रियल सीज है समुद्री इलाके, और एयर स्पेस जो कि हवा में होते हैं, कुछ मैंने बताया ना कि पानी में कुछ इलाके, जैसे कि ये पानी में कुछ इलाके और हवा के कुछ दूर तक इलाके में ये आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स वाले होते हैं। सब क्या होते हैं? तो आप बोलोगे ये पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं। क्या आते हैं? पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं। एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, एम्बेसीज। एम्बेसीज क्या होता है देखना, आप समझना इस चीज को। देखो, जैसे मान लो ये इंडियन है, ये इंडियन टेरिटरी है, ये इंडियन टेरिटरी, और ये मैंने मान लिया कि ये अमेरिकन है या अमेरिका है,
ठीक है, अब इस चीज को आप समझिएगा, ये इंडिया है और ये अमेरिका है। तो आप बोलोगे, आपने मूवी वगैरह देखते ही होंगे तो आपने उसमें एम्बेसी के बारे में जाना होगा, नहीं जाना तो मैं बता रहा हूं आपको, समझिएगा। जैसे इंडियन है, इंडियन अगर यहाँ पर जाना चाह रहे हैं, जैसे इंडियन यहाँ पे जाना चाह रहे हैं अमेरिका, तो आपको पता है बाई वीजा जा सकते हैं ये लोग, वीजा लगते ही अमेरिका वो अपना जा सकते हैं। और यहाँ के लोग अगर यहाँ आए तो इनको भी वीजा लगते ही यहाँ आ सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, कल अगर वो वहां जाते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार की समस्या अपनी बात रखनी हो, तो इंडिया का अपना खुद का एक छोटा सा टेरिटरी होता है, खुद का अपना एक टेरिटरी होता है खुद का, जहां पर इंडिया की पूरी बातचीत इनसे होती रहती है। इसको एम्बेसी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एम्बेसी। इसी तरह अमेरिका का भी अपना एक छोटा सा इकोनॉमिक टेरिटरी भारत में होगा। तो ऐसे इंडिया का ही नहीं, कल अगर मान लो पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान का भी अपना एक एम्बेसी इंडिया में होगा, तो इंडिया का भी पाकिस्तान में अपना एक एम्बेसी होगा। एम्बेसी क्या होता है तब समझिएगा। जैसे इंडियन सिटीजन वहां जा रहा है, वहां किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए तो अपनी बात इंडियन एम्बेसी में रख सकता है। इंडियन एम्बेसी वहां पर उनके हेल्प करने के लिए पहले से तैयार होती है, अपने सिटीजन की मदद करने के लिए हमेशा से तैयार होती है। तो ऐसे अमेरिका का अगर बंदा मान लो यहाँ टूरिस्ट करने आ रहा है, घूमने आ रहा है या पढ़ाई करने आ रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या अगर उसको होती है तो अमेरिकन एम्बेसी यहाँ पर होगा। तो इस अमेरिकन एम्बेसी में कंट्रोल केवल अमेरिका का ही होगा और इस इंडियन एम्बेसी में कंट्रोल केवल इंडिया का ही होगा और इस इंडियन एम्बेसी में कंट्रोल केवल इंडिया का ही होगा। हालांकि पाकिस्तान में है, कंट्रोल इंडिया में ही होगा। तो इंडिया से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कल अगर बातचीत करनी हो किसी प्रकार की होगी तो ये एम्बेसी डायरेक्ट इंडिया में कॉल लगा के बात कर सकता है। इसी प्रकार अमेरिकन एम्बेसी भी इनसे क्या कर सकता है? डायरेक्ट बात कर सकता है। ये तो हो गया एम्बेसी। तो ये पूरा तो इंडिया ही है, पूरा तो इंडिया ही है, लेकिन इसमें कुछ इतना वाला जो हिस्सा है ना वो अमेरिकन टेरिटरी का कहलाएगा। तो वैसे है तो ये इंडिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन इकोनॉमी मानी गई है, तो ये वाला इतना हिस्सा इंडियन का इकोनॉमिक माना जाएगा। तो एम्बेसी जो होते हैं किसी भी कंट्री में अगर खुल जाते हैं, ओपन किए जाते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू से, तो वो जो जितने इंडियन खुले, मान लो यहाँ पे पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी खुले, तो यहाँ पे जो कंट्रोल होगा वो इंडियन गवर्नमेंट का होगा। सारी बातचीत इंडियन गवर्नमेंट थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। एम्बेसी का यही काम होता है, किसी प्रकार की समस्या अगर होती है इंडियन सिटीजन को यहाँ पे आने में या आने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो एम्बेसी उनको सॉल्व आउट करती है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, हेल्प करनी हो, मदद करनी हो, सलाह देनी हो, किसी भी प्रकार का हो तो एम्बेसीज होती है। तो जब तक इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर रहेगा तब तक ये वाला टेरिटरी जो है इंडिया का कहलाएगा। उसी प्रकार अगर पाकिस्तान का यहाँ पे है एम्बेसी है तो इतना इकोनॉमिक टेरिटरी पाकिस्तान का कहलाएगा। तो इतना बात याद रखना कि किसी दूसरे कंट्री में अगर हमारा एम्बेसी खुला है तो उनका नहीं है, वो हमारी ही इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, रेसिडेंट ऑपरेटिंग फिशिंग वेसल्स ऑयल एंड गैस रिंग इन द फॉरेन वाटर। मान लो भाई अपने रेसिडेंट अपने यहाँ रहने वाले लोग होते हैं, जैसे आर्मी मान लो बेस कैंप लगा किसी अदर कंट्री में चली गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बंदे हो गए, वो हमारे ही हैं, वो हमारे ही आर्मी है। वही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि रेसिडेंट शिप एंड एयरक्राफ्ट दैट ट्रेवल बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब जो जहाज वगैरह होती है, शिप यार्ड होते हैं, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज लदी हुई होती हैं, है ना, वो जहाज के थ्रू दूसरे इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करते हुए दूसरे कंट्रीज में जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो शिप है और शिप में रहने वाले लोग वो आपके हो गए, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो काम करने गए, काम करके जैसे ही आ जाएंगे ना तो हमारे इकोनॉमिक ही हैं, और जब तक आपके यहाँ भी ना तब भी वो हमारे ही इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपके यहाँ आपके से मान लो कोई एक स्टूडेंट है स्कॉलरशिप पे फॉरेन पढ़ने गया है तो क्या वो फॉरेनर हो गया? क्या नहीं ना, वो इंडियन ही है। जब तक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर को फॉलो करेगा तब तक वो इंडियन सिटीजन ही कहलाएगा, तब तक वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ही आएगा। जैसे ही नागरिकता सिटीजनशिप फॉलो नहीं करेगा तो वो फिर बाहर माना जाएगा। कोई पढ़ने गया है, कोई घूमने गया है, बस वही बता रहा हूं कि देखो वही सिंपल समझाना चाह रहा हूं कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या होता है, जो उस भारत मतलब भारत इंडिया कंट्री के अंदर रह रहा हो, उसका हर चीज का इंटरेस्ट भारत में ही हो, इनकम टैक्स भी पे कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, जनरेट भी कर रहा है तो इंडिया में ही कर रहा है। जरूरी है कि इंडिया में करे, बाहर भी कर रहा है, लेकिन वो है अगर इंडियन तब तो नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा, है ना। एनआरआई भी होता है, आरओआई भी होता है। अभी समझाता हूं, पहले समझना है इस चीज को कि दो देशों के बीच में या तो जहाज या तो शिप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मदद से जा रहे हैं, या तो आर्मी बैटल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, किसी भी कारण होगा कुछ भी हो रहा है, तो एम्प्लॉय अगर जा रहे हैं वहां पे, या सिंपल आप बोल सकते हो कोई सोल्जर है, एयरक्राफ्ट की मदद से दो देशों के बीच में प्रैक्टिस चल रहा है,
तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि हमारे सोल्जर एयरक्राफ्ट की मदद से अमेरिका गए हैं तो वहीं के सिटीजन हो गए, नहीं ना, वो इंडियन ही कहलाएंगे। आने के बाद इंडियन कहलाएंगे, वहां है तब भी इंडियन कहलाएंगे, वो आपके नहीं हो जाएंगे। कल मान लो कोई पर्सन है टूर जा रहा है, टूरिस्ट पे घूमने के लिए जा रहे हैं अमेरिका वीजा लगा के, तो इसका मतलब ये नहीं कोई घूमने गया है तो वहीं का हो गया। और ऐसा भी नहीं कोई अमेरिकन अगर इंडिया में घूमने आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकन इंडियन ही हो गया, नहीं, वो घूमने आया है, घूमने के बाद चला जाएगा, उसका पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने कंट्री के लिए है। तो वैसे ही नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही कहलाता है जिस कंट्री में जिसका इंटरेस्ट होता है वो वहीं का नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे मैं इंडियन हूं तो मेरा हर इंटरेस्ट इंडिया में ही है, तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो इसलिए मैं इंडियन इकोनॉमिक हो गया, इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आ गया। तो आप आराम से बोल सकते हो कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो होते हैं अ पर्सन और एंटिटी दैट रेगुलर डेवल इन अ कंट्री एंड हैज इट्स सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री इज रेफर्ड टू एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर प्रकार से इंडिया के ही सुख सुविधाओं का प्रयोग करता है, इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर रहता है, कहीं भी जाता है लेकिन घूम कर यहीं आता है, रेगुलर डेली वेजेस जैसा भी है आता जाता है, वो इंडियन सिटीजनशिप के अंदर ही कहलाएगा। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट होता है, इसको फॉलो नहीं करेगा तो वो फिर सिटीजन नहीं कहलाएगा, ना फॉलो करता रहेगा तो सिटीजन ही कहलाएगा। जैसे मैं ही हूँ, मान लो विदेश कहीं पढ़ाने चला जाऊँ, पढ़ने चला जाऊँ, तो इसका मतलब थोड़ा कि मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं इंडियन ही हूँ। एक प्रोसीजर को जब तक मैं फॉलो करता रहूँगा तब तक मैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये चीज़ आप देखिएगा, रेसिडेंट ऑपरेटिंग फिशिंग वेसल्स ऑयल एंड गैस रिंग इन अ फॉरेन वाटर। अब रेसिडेंट्स जो होते हैं अपने इंडियन के, मान लो फिशिंग वेसल्स वगैरह हो गया, वाइल हो गया, गैस रिंग हो गया, फॉरेन वाटर में जाके सब काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडियन नहीं, इंडियन हो आप। वर्किंग कंडीशन में कहीं भी जाए, किसी भी कोने में चले जाओ, भारतीय हो तो भारतीय रहोगे जब तक आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सिटीजनशिप एक्ट को फॉलो करते हो। फॉलो करते रहोगे तो हमेशा आप रहोगे। देखो तो ये मैंने आपको समझा दिया कि इंडियन सिटीजनशिप में कौन कौन आते हैं कौन नहीं आते, फिर आपको मैं बेसिक सा फंडा बता देता हूं, पहले आप समझ लीजिएगा। देखो जैसे मान लो कोई एक कंट्री है, ये देखो ये वाली कंट्री है, इंडिया है। इंडिया में मान लो अमेरिकन कोई आ रहा है, ठीक है, यहां आ रहे हैं स्टडी पर्पस से, यहां पे आ रहे हैं टूरिस्ट पर्पस से, यहाँ पे आ रहे हैं जैसे मान लो एयरक्राफ्ट संबंधित कोई भी अगर प्रैक्टिस होने वाली दो कंट्री के बीच में, तो इसके पर्पस से एक्सचेंज हो रहे हैं हमारे सोल्जर्स हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ आ रहे हैं वो सब इंडियन सिटीजन हो जाएंगे, इंडियन सिटीजन हो जाएंगे, इंडियन पर्सन नहीं कहलाएंगे। वो अमेरिका है तो जिंदगी भर वो अमेरिका नहीं कहलाएंगे जब तक वो वहाँ के सिटीजनशिप एक्ट को फॉलो करेंगे। सिटीजनशिप एक्ट को फॉलो करते रहेंगे तो वो हमेशा और हमेशा के लिए हमेशा क्या होंगे, अमेरिकन होंगे। इंडिया के प्रोसीजर को अगर वो फॉलो करते हैं सिटीजनशिप एक्ट को, तब वो सिटीजनशिप बनेंगे। लेकिन जब तक वो फॉलो अमेरिका के कर रहे हैं तब तक वो यहाँ आएंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर अपना वापस चले जाएंगे। टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं फिर वापस चले जाएंगे, सोल्जर के बीच में प्रैक्टिस चल रही हो फिर अपना प्रैक्टिस करके फिर वापस चले जाएंगे। वो इंडियन नहीं है भाई, वो वहीं के हैं। तो याद रखना ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाते। नॉर्मल रेसिडेंट कौन कहलाते हैं? ये जो तीनों आए थे वो कहाँ के थे? अमेरिका के, तो इसलिए वहां के वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे, NRI, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे। वैसे अगर ये इंडिया के होते तो इंडिया के लिए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाते। तो याद रखना जो जिस कंट्री का है, जिस कंट्री में इंटरेस्ट ले रहा है, वो वहीं का नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं एक लास्ट टॉपिक, देखिए यहाँ पे एक होता है फैक्टर पेमेंट, एक होता है ट्रांसफर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट क्या होता है आप समझिएगा, और एक होता है ट्रांसफर पेमेंट। अब देखो फैक्टर पेमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि हम मेहनत कर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूं तो इसके बदले जो मुझे पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। आप मुझे फैक्टर पेमेंट दे रहे हो, मेहनत का दे रहे हो, फ्री में नहीं दे रहे हो, मेहनत का दे रहे हो। जैसे सैलरी पूरे महीने काम कराई जाती तो दी जाती है, वेजेस हर दिन काम करा के तो हमको वेजेस प्रोवाइड की जाती है, ये सब मेहनत के पैसे हैं। पापा कहीं जॉब करते, महीने बाद को सैलरी मिलती तो मेहनत का पैसा होता है, वो मेहनत का होता है, उसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? जो बिना मेहनत के हो जाए, काम करना ही ना पड़े। जैसे
स्कॉलरशिप बच्चों को, स्टूडेंट को जो मिलता है स्कॉलरशिप, वो बिना मेहनत के मिलता है। अब कहोगे पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई कर रहे हो आप अपने के लिए कर रहे हो, लेकिन जो स्कॉलरशिप मिल रहा है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहे हैं आप, कुछ नहीं। तो आपको स्कॉलरशिप ऐसे ही मिल जा रही है। बुढ़ापे का पेंशन जो होता है, एक विडो पेंशन भी आजकल आने लग गया है, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट जो पेंशन आती थी पहले, अब तो बंद हो गई है, आर्मी को छोड़कर, डिफेंस को छोड़कर, तो वो पेंशन जो मिलते हैं वो बिना वर्क के पैसे के मिलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। और जो चीज मेहनत करके मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ये होता है विथ रेंडरिंग, विथ रेंडरिंग मतलब मेहनत का मिल रहा है। ये होता है विदाउट रेंडरिंग। क्या होता है? विदाउट रेंडरिंग, बिना मेहनत के, बिना मेहनत के जो पैसा मिल जाए उसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, और जो मेहनत करके मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। कल मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसको पेमेंट मैं दे रहा हूँ तो उसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। कोई अगर मेरे यहाँ काम ही नहीं कर रहा है, वो ऐसे घूमने के लिए आया था, मैं केवल अगर उसे ऐसा पैसा दे दूँ तो मेरे लिए क्या कहलाता है? फैक्टर ट्रांसफर पेमेंट। वो ट्रांसफर पेमेंट हो गया फ्री वाला, भीख वाला पैसा, फ्री वाला। और ये फैक्टर पेमेंट जो हो गया वो आपकी मेहनत का हो गया, जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, चलो। तो फिर मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया इस पीडीएफ का। देखो आप इकोनॉमिक ट्रेडिट समझा दी मैंने आपको, स्कोप आप इकोनॉमिक ट्रेडिट समझाया, नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है वो समझाया। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स कल ही पढ़ा दिए थे, आज फैक्टर एंड पेमेंट पढ़ा दिया। कल फिर मिलेंगे, अब इस पर बेस्ट प्रैक्टिकल जितने भी हो सके पॉसिबल आपको वो पढ़ाया जाएगा। तो लगे रहें, पढ़ते रहें, चीज़ें आ जाएंगी, आसान है, हार्ड नहीं है, है ना। तो मुस्कुराते रहिए बड़े बड़े ओठों के साथ। ठीक है, चलो कि बाय, टाटा।